तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बूस्टर सीरीज शुरू करने वाले हैं। और बूस्टर सीरीज में आज हम लोग मुख्यतः देखेंगे आधुनिक भारत को देखेंगे। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? तो आधुनिक भारत का जो टॉपिक जो है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हमारी ये क्लास जो रहेगी 7 क्लास में आपको, ठीक है, 7 क्लास में आपको ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, 50 पेज है। रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे और इसको करने के बाद शाम वाली जो उन्मेष में जो आप लोग एमसीक्यू सीरीज जो चलता है उसको भी जरूर कीजिए, तब जाकर आपकी संपूर्ण तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की हो जाएगी। ठीक है, इसमें 22 चैप्टर के आसपास आपको दिया हुआ है, जिसमें संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री का सारांश दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक जो आता है, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, तो आप देखो कि भारत में जब यूरोपियों का आगमन होता है तो यूरोपियों में जो सबसे पहले जो भारत में आते हैं उनका नाम था पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली कंपनियां जो थी भारत में सबसे पहले पहुंचती है। पुर्तगाली भारत में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। अगर पूछा जाएगा भारत में पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे तो क्या बताएंगे? तो पुर्तगाली थे। क्या बताएंगे? पुर्तगाली सर। तो पुर्तगाली की बात करेंगे। ये फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने मतलब भारत में मतलब क्या रखा, पैर रखा। ठीक है, ध्यान रखो। हालांकि भारत का व्यापार यूरोप के साथ पहले भी होता था, लेकिन समुद्री मार्ग से जो थे आधुनिक भारत में इन्होंने सबसे पहले मतलब क्या रखा, अपना पैर रखा। ठीक है, पुर्तगाल के राजकुमार जो था जिनका नाम था हेनरी। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था? पुर्तगाल का जो राजकुमार जो था उसका नाम क्या था? हेनरी द नेविगेटर। बड़ा साहसिक आदमी था, नए नए चीजों की खोज करना इसकी शौक थी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी खोज तभी संभव हो सकता है जब किसी न किसी, ठीक है, राजसी सपोर्ट उसको मिलता है। ठीक है, हेनरी द नेविगेटर जो था अपने नाविकों को पूरी तरीके से इसने क्या किया, सपोर्ट किया। तो जिस समय पुर्तगाली ने खोज करना शुरू किया उस समय किसका शासन था? तो आप ध्यान में रखोगे, हेनरी द नेविगेटर का शासन था। चलिए, को पोप निकोलसन पंचम ने ईसाई धर्म के वर्चस्व में विस्तार के लिए 1454 में एक अधिकार पत्र जो था प्रदान किया। ठीक है, तो हेनरी द नेविगेटर, राजकुमार हेनरी जो था जिसे नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, को पोप निकोलसन पंचम, क्या नाम था इसका? पोप निकोलसन पंचम ने ईसाई धर्म के वर्चस्व के विस्तार के लिए 1454 में एक अधिकार पत्र प्रदान दिया, तो तुमको ईसाई धर्म का विस्तार करना चाहिए। और वास्को डी गामा की बात करेंगे, पहला पुर्तगाली था जो भारत आया और 3 बार भारत आया। कितने बार भारत आया वास्को डी गामा? 3 बार भारत आया। सबसे पहले आप देखोगे वास्को डी गामा 1498 में भारत आता है, फिर 1501 में भारत आता है, अब फिर 1524 में भारत होता है। जब 1524 में भारत आता है तो इसकी मृत्यु यहीं पे हो जाती है। ठीक है, तो पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत कितने बार आया तो क्या बताएंगे? 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। कब कब आया? 1498 में आया, 1501 में आया और 1524 में आया। 1502 कहीं कहीं देता है। हाँ, 1501 है, कहीं कहीं पे 1502 भी आपको मिलेगा, देख लीजिएगा उसको। लेकिन मुख्यतः 3 बार भारत आया, इसको आपको ध्यान में रखना है। पेड्रो अल्वारेज क्रेवल मसालों के व्यापार के लिए भारत की यात्रा पे आया। उन्होंने सितंबर 1500 ईस्वी में कालीकाट में एक कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो 1498 में जब पुर्तगाली वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसने मसालों के व्यापार से उसे काफी मुनाफा हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, काफी अधिक उसको मुनाफा हुआ। और इसी को देखते हुए अन्य पुर्तगाली जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज क्रेवल, वह भी मतलब क्या होता है, भारत आता है और उसने कालीकट में 1500 ईस्वी में एक कारखाना स्थापित किया। ठीक है, लेकिन इसी क्रम में जो सबसे पहला जो आप चेंजिंग आप देखोगे तो साल आता है 1505 का साल आता है। और 1505 में आप देखोगे पुर्तगाल के राजा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त किया। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर आपको भारत में कौन मिलेगा तो क्या बताएंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करेंगे तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था भारत में था, आप इसे याद करेंगे। ये कब नियुक्त किया गया था? तो 1505 में नियुक्त किया गया था, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करेंगे, भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बड़ा सशक्त आदमी था, इसने मतलब पुर्तगाली एक्सपेंशन का किसी भी प्रकार का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। कौन सी पॉलिसी अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि एक प्रकार का कार्टेज सिस्टम था, या तो ब्लू वाटर पॉलिसी कह लीजिए या फिर कार्टेज सिस्टम कह लीजिए। ये कार्टेज सिस्टम क्या होता था? एक प्रकार का लाइसेंस होता था। इनका कब्जा जो था हिंद महासागर के ऊपर था और हिंद महासागर से किसी भी प्रकार का व्यापारिक जहाज को गुजरने के लिए इनको एक प्रकार से टोल लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? टोल टैक्स लेना पड़ता था। अभी वर्तमान समझने के लिए समझिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरा हाईवे पर कब्जा कर रखा है, ठीक है, जितने भी गाड़ी गुजर रही है सबसे मतलब क्या वसूल रहा है? पैसा वसूल रहा है। जस्ट लाइक हिंद महासागर पे भी क्या था? पुर्तगालियों का कब्जा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक नीति निकाला, हम समुद्र पे कब्जा करेंगे
और जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे उनसे मतलब क्या प्राप्त करेंगे, तो हम लोग कार्टेज प्राप्त करेंगे, मतलब एक प्रकार की एक राशि ली जाएगी, एक मुश्त राशि ली जाएगी, ठीक है। और ये नीति इतनी सशक्त थी उस समय का मुगल बादशाह अकबर की बात करेंगे, उससे भी पैसा देना पड़ता था, मतलब एक दो जहाज को तो वो जाने देते थे राजा के नाम पे से, चलो राजा है यहाँ का, लेकिन जब बड़ी संख्या में जब उनकी जहाज निकलती थी तो उनको भी मतलब क्या लेना पड़ता था, कार्टेज लेना पड़ता था। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है तो उस समय मुगलों का नेवी जो था बिल्कुल ही कमजोर था। रीजन ये भी था कि मुगल का कहीं से भी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती थी, लेकिन जब उन्होंने गुजरात जीता 1571-72 के आसपास आई थिंक, गुजरात जब उन्होंने जीता तो उनको अपना नेवी को सशक्त करना चाहिए, लेकिन इनका नेवी सशक्त नहीं था, इसलिए पुर्तगालियों के सामने ये नेवी के मामले में घुटने टेकते थे। इनको भी मतलब क्या लेना पड़ता था, तो इनको भी कार्टेज लेना पड़ता था। तो मतलब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में एक प्रकार से एक अधिकार स्थापित कर रखा था। अल्बुकर्क की बात करेंगे, फ्रांसो दी अल्बुकर्क के बाद, सॉरी, अल्मेडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क आते 1909 के आसपास ये आते हैं। और ये अल्मेडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में पदभार संभाला, और इन्होंने पुर्तगालियों को और भी ज्यादा सशक्त किया, इसीलिए मतलब ध्यान में रखेंगे इन्हीं को मतलब वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पहला गवर्नर अगर आपसे पूछा जाता है अल्मेडा को ध्यान में रखिएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक का नाम बताओ, तो क्या बताएंगे, अल्बुकर्क। क्या नाम था उसका, अल्बुकर्क। उन्होंने अन्य जहाजों के लिए परमिट सिस्टम की शुरुआत की। अब यहाँ पे ये जो अल्मीडा जो था, इसने केवल व्यापारिक जहाज के ऊपर लगाया, और इसने जो था अन्य जहाज के ऊपर भी लगा दिया। अन्य जहाज मतलब हज पे जाने वाला जहाज जो होता था, किसी अन्य कारण से मतलब जो जहाज जो गुजरती थी, उन सब पर भी इसने मतलब क्या कर दिया, तो परमिट सिस्टम लगा दिया। इसी के समय में पुर्तगाली और भी सशक्त होता है। साल आती है 1510 की। अब बीजापुर के शासक, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। क्या छीन लिया इसने, गोवा को छीन लिया 1510 में, और गोवा को राजधानी बना दिया गया 1530 में, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने गोवा को राजधानी कब बनाया, 1530 में, और गोवा को छीना था 1510 में। और किससे छीना था, तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया। हाँ, 1530 में गोवा राजधानी बनी थी, ठीक है। जो सिकंदर महान के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला नियंत्रण क्षेत्र बन गया गोया। इसके बाद पुर्तगाली जो था बहुत सारे फसल को भी भारत लेकर आए, जिसमें तंबाकू, काजू जैसी नई फसलें तथा नारियल की बेहतर बागान पद्धतियों की शुरुआत की गई। तो तंबाकू और काजू कौन लेकर आया, पुर्तगाली लेकर आया। साथ में नई फसल तथा नारियल की बेहतर बागान पद्धति जो था इसी के समय शुरू हुआ। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। कानून बना के अल्बुकर्क जो पहले यूरोपियन थे, उन्होंने सती प्रथा को मतलब क्या किया था, गैर कानूनी घोषित किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पुर्तगालियों ने भी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इसके लिए कोशिश की बात करेंगे तो शिवाजी महाराज जी ने भी कोशिश किया था, औरंगजेब ने भी कोशिश किया था, अकबर ने भी कोशिश किया था, लेकिन उतना सख्ती से नहीं था। लेकिन पुर्तगालियों ने इसको सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। आगे चल के ब्रिटिशर्स ने तो 1829 में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर ही दिया था। साथ में पुर्तगाली जो थे स्थानीय भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये ठीक ब्रिटिश के उल्टा थे। ब्रिटिश ने कहा था मतलब कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति स्थानीय, ठीक है, महिलाओं से विवाह नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि उनकी मिस्ट्रेस होती थी जिसको रखैल बोलते थे, ठीक है, लेकिन मतलब वो विवाह नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने मतलब क्या किया, विवाह करने के लिए मतलब क्या किया, प्रोत्साहित किया। ये कुछ फैक्ट्स है जो कि पूछा जाता है पुर्तगालियों से, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे की जो हमारी यूरोपीय कंपनी जो आएगी, ठीक है, उसका नाम था डच। वर्तमान संदर्भ में इसको नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है डच को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसका जो संस्थापक जो था या फिर भारत आने वाला पहला व्यक्ति था, उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। क्या नाम था इसका, नाम क्या लगा, ध्यान में रखेंगे, कार्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कार्नेलिस डी हाउटमैन, ठीक है, 1596 में सुमित्रा और बनताम पहुंचने वाला डच नागरिक थे। कहां पहुंचा, सुमित्रा और बनताम पहुंचने वाला क्या था, पहले डच नागरिक थे। कब पहुंचा, 1596 में। और इसने मसूलीपट्टनम जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो 1605 में पहली अपनी कोठी स्थापित की। तो 1605 ईस्वी में देखोगे तो डचों ने पहली अपनी कोठी स्थापित की। कहां पे, तो मसूलीपट्टनम, ठीक है, तटीय शहर है ये, ध्यान में रखिए, मसूलीपट्टनम। अभी वर्तमान संदर्भ में ध्यान में रखिएगा तो आंध्र प्रदेश में पड़ता, ध्यान में रखिएगा। डच की प्रमुख फैक्ट्रियां थी
ध्यान रखे, कई बार पूछा भी जाता है। तो सूरत में थी, 1616 में इसने स्थापित की थी। बिमलीपट्टनम में थी, ये भी साउथ में था, 1541 में। कराईकल की बात करें, ये भी साउथ में था, 1545 में। चिंसूरा 1553 में था। बारानगर, ये सब बंगाल का इलाका है, ठीक है। कासिम बाजार मुर्शिदाबाद के पास था। बालासोर में था। पटना में भी इसने स्थापित की। डचों ने पटना में कब अपनी कोठी स्थापित की थी, तो क्या बताएंगे? 1630 सर। 1632। 32 होगा, क्या होगा? 1632 होगा, ठीक है। तो बालासोर में था, पटना में भी था, नेगापट्टनम में था, कोची में भी स्थापित किया था। और क्या चीज में मतलब ये व्यापार करते थे डच? डच ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर दिया। क्या चीज का? काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर मतलब इन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन बाद में इन्होंने मतलब अपने व्यापार को थोड़ा प्रारूप को चेंज किया, और बाद में वो रेशम, क्या वस्त्र को निर्यात का माध्यम बनाया था। हाँ, वस्त्र को ज्यादा ध्यान ठीक दिया। है, तो बोल तो रहा हूँ, शुरू में काली मिर्च और मतलब मसालों पे, लेकिन बाद में जाकर वस्त्र के ऊपर काम करना शुरू किया, ठीक है। बाद में रेशम हो गया, कपास हो गया, नील हो गया, चावल हो गया, अफीम के व्यापार में भी इन्होंने मतलब मुख्यतः अपनी भूमिका निभाई, ठीक है। तो शुरू में जो था काली मिर्च और मसाला भी था, लेकिन बाद में जाकर मतलब क्या किया, वस्त्र के व्यापार पर मतलब अपना एकाधिकार बना लिया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे कि वस्त्र का डिमांड जो था यूरोप में काफी अधिक बन रही थी। तो पहला डच व्यक्ति की बात करेंगे जो भारत आया, ठीक है, मतलब भारत नहीं है, सुमित्रा और बनताम पहुंचने वाला पहला डच नागरिक जो था उसका नाम था कार्नेलिस दी हाउटमैन। और पहली डच फैक्ट्री की बात करेंगे तो 1605 में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में, ठीक है। पटना में इसकी फैक्ट्री थी, डच फैक्ट्री, जो कि ध्यान में 1632 में स्थापित की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मुख्यतः व्यापार करते थे काली मिर्च मसाला के, बाद इन्होंने रेशम, कपास, नील, चावल, अफीम के व्यापार में भी अपनी भूमिका निभाई। अब हम आते हैं, देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे अंग्रेज। अंग्रेज की बात करेंगे, इसको इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटिशर्स भी कहते हैं, यूके भी जान लीजिए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों को औपचारिक चार्टर प्रदान किया। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई, उस समय अगर बात करेंगे, इंग्रेज के राजा या रानी कौन थी इंग्लैंड के, या फिर महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। हालांकि एलिजाबेथ प्रथम की बाद में कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। तो एलिजाबेथ प्रथम का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जो था 1609 में भारत आया और एक कारखाना स्थापित करने और व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में गए, ठीक है। कब आया हॉकिंस? कब आया? तो 1609 में आया, ठीक है। और 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम से व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। कहां से व्यापार करना शुरू किया? 1611 में मसूलीपट्टनम में एक छोटा सा कोठी स्थापित करता है और व्यापार शुरू करता है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी पहले से पुर्तगालियों का कब्जा था। तो जहांगीर भी नहीं चाहता था से मतलब क्या क्लैश हो दो शक्ति के बीच में, क्योंकि जहांगीर भी थोड़ा सा मुगल साम्राज्य पुर्तगालियों से डरता था, क्योंकि समुद्र पे उनका एकाधिकार था। लेकिन 1612 में एक लड़ाई होती जिसको बोलते सवाली की लड़ाई, बैटल ऑफ सवाली की लड़ाई होती है। इसमें थॉमस बेस्ट नामक एक ब्रिटिशर्स जो था, उसने मतलब क्या किया, बहुत ही बुरी तरीके से मतलब क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित किया। उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मुगल सम्राट जो उस समय का जो था, मुगल शासक जो था जहांगीर, उसका विश्वास अंग्रेजों के प्रति में बढ़ा और 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने ना अंग्रेजों को अनुमति दे दी गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि लगा से कहीं पुर्तगाली शक्ति से बेवजह क्यों उलझे। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट का नाम ध्यान में रखिएगा, कई बार बीपीएससी ने इसका नाम कई बार पूछा है। 1612 में सूरत के तट पर, ठीक है, पुर्तगालियों को हराया। उस जगह का नाम है सवाली, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ सवाली, ठीक है। तो बैटल ऑफ सवाली में क्या होता है, पुर्तगाली पराजित होते हैं ब्रिटिशर्स से, तब जाके मतलब जहांगीर का विश्वास जगता है, तब जाके 1613 में एक अस्थायी कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दिया जाता है। तो 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में कारखाना तो स्थापित किया था, लेकिन वो ऐसे चालू तरह का था, कुछ समय के लिए था। लेकिन 1613 में इन्होंने मतलब सूरत में एक अस्थायी कारखाना स्थापित की। उसके बाद ये और भी अपने व्यापार को एक्सटेंशन चाहते थे, और भी ज्यादा इनका व्यापार बढ़े। तो सर थॉमस रो जो था 1615 में भारत आया और 1619 तक रहा, मतलब 4 वर्षों तक रहा। हालांकि वो जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहे, लेकिन थॉमस रो ने कई विशेषाधिकार हासिल किए, जिनमें आगरा, अहमदाबाद और वरोच में कारखाना स्थापित करने की अनुमति जो था शामिल कर लिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सर थॉमस रो कब आया? 1915 में आया। हॉकिंस की बात करेंगे 1609 में आया। मसूलीपट्टनम में कारखाना 1611 में स्थापित किया था, लेकिन असफल रहा, ठीक है,
लेकिन बाद में जाकर 1616 में वहां पर कारखाना स्थापित करता जो कि अस्थायी था। अगर पूछेगा मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना कब स्थापित किया तो 1616 में, लेकिन भारत में इसकी पहली अस्थायी कारखाना जो थी वो सूरत में थी या 1613 में थी। ठीक है, लड़ाई होती है बैटल ऑफ सवाली, सूरत के पास में गांव है सवाली की लड़ाई, समुद्र के किनारे पड़ता है। इसमें पुर्तगाली शक्ति को मतलब क्या करते हैं, पराजित करते हैं। इसके बाद मतलब मुगलों को भी लगता है चलो कम से कम पुर्तगालियों का कोई तो मतलब चैलेंज देने वाला आ चुका है। ठीक है, अब चलेंगे जहांगीर। मतलब यहां पे आप देखोगे इसे मतलब व्यापारिक अधिकार देना चाहता था, लेकिन बीच में जो टांग अड़ा रहे थे पुर्तगाली अड़ा रहे थे। ठीक है, अब देखेंगे 1639 साल बड़ा महत्वपूर्ण है। 1639 यहाँ पे चंद्रगिरी के शासक जो थे विजयनगर के प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? विजयनगर के क्या थे? प्रतिनिधि थे। ध्यान में रखेंगे, मद्रास में किलेबंद कारखाना बनाने की अनुमति दी, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया। दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम की जगह ले ली। ठीक है, तो ये मद्रास में आपको 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव रखी जाती है। इसमें जो भूमिका जो निकल कर आती है उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस डे। इसमें नहीं दिया, बता देता क्या नाम था उसका, फ्रांसिस डे। इसकी प्रमुख भूमिका थी। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था आगे चल के, ठीक है, अंग्रेजी मुख्यालय बन गया दक्षिण भारत में और मसूलीपट्टनम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाने की जो अनुमति जो थी, जगह जो मिला था चंद्रगिरी के शासक से मिला था, 1639 में मिला था। और यही जगह आगे चल के आप बहुत ही व्यापक रूप में आपको मद्रास या फिर अभी आपको देखते हैं वो बन गया आगे। ठीक है, और इसमें फ्रांसिस डे की प्रमुख भूमिका थी। मद्रास का वास्तुकार भी माना जाता है फ्रांसिस डे को। ठीक है, अब हम देखते हैं डेनिश कह लीजिए, डेनमार्क कह लीजिए। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1616 में। कब होती है? 1616 में होती है। और इसने 1616 में स्थापित हुआ, लेकिन भारत में जो पहली जो कंपनी जो स्थापित की, पहला जो कारखाना जो स्थापित किया तो 1620 में किया। कहां पे किया? तो तंजौर के पास में आप देखोगे जगह है जिसका नाम है ट्राइंकोवर में, वहां पे पहला कारखाना स्थापित किया। तो कब किया? 1620 में। कब किया, क्या बताएंगे? 1620 में। ये बड़ा इसका इंपोर्टेंट, कलकत्ता के पास श्रीरामपुर उस समय सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी। तो कलकत्ता के पास जो था एक जगह था श्रीरामपुर। क्या नाम था? श्रीरामपुर था। ठीक है, उसे श्रीरामपुर था, लेकिन इसको ये लोग श्रीरामपुर कहते थे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखेंगे श्रीरामपुर जो था ये डेनिश बस्ती थी, जो कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण थी। डेनिश जो था ना वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि लेते थे। मतलब इनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का एक्सटेंशन होना। तो ये वाणिज्यिक गतिविधि या फिर राजनीतिक हितों में के बजाय, ठीक है, मिशनरी गतिविधियों में अधिक रुचि लेते थे। मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, ईसाई धर्म का एक्सटेंशन करना मतलब इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो इनकी जो कंपनियां जो थी, फैक्ट्रियां जो थी श्रीरामपुर में थी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1620 में तंजौर के पास ट्राइंकोवर में पहला अपना कारखाना स्थापित करते। इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। तो भारत आने वाला पहला जो यूरोपियन कंपनी जी थी वो जो थी आपका कौन? तो ध्यान में रखिएगा, पुर्तगाली। और सबसे बाद में जो आई वो जो थी आपकी कौन थी? तो फ्रांसीसी। और सबसे बाद में जो गई वो भी कौन थी? तो पुर्तगाली। ठीक है, तो फ्रांसीसी व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। इनकी जो कंपनी के नाम थी डेस इंडेस ओरिएंटलस। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लुई 14वां के शासनकाल में। लुई 14वां काफी सशक्त शासक था, जिसने कहा था मैं ही राज्य हूं, अब मेरे कथन ही कानून है। और इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। और लुई फ्रांसीसी का बड़ा एक विश्वासी व्यक्ति था जो कि उसका मंत्री था, जिसका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था उसका? कोलबर्ट था। इसी का मतलब ये प्रयोग था, इसी का विचार था। उसके बाद आप देखोगे तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की जाती है लुई 14वां के शासनकाल में 1664 में। लेकिन भारत में ये आते हैं 1667 में आते हैं। ठीक है, 1667 में आते हैं। और पहली फ्रांसीसी कंपनी 1667 में सूरत में फ्रांसीसी केरोन के द्वारा की गई। ठीक है, कहीं कहीं पे 1668 भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1667 में भारत में तो आ गए थे, लेकिन 1668 के आसपास सूरत में इन्होंने फ्रांसीसी केरोन द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो कि पहली व्यापारिक फैक्ट्रियां थी इनकी। ठीक है, कहां पे? सूरत में।
अब देखेंगे इनके समय में और भी कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलता है, जैसे कि किरोन के साथ एक आए फारसी मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से सनद प्राप्त करके 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की। तो सूरत वाला का आप कहेंगे 1668 में दिया रहा था, इसमें 1667 दिया हुआ है। फ्रांसीसी केरोन का नाम ध्यान में रखिएगा। और 1669 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है, एक फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना किया जाता है। ये मसूलीपट्टनम जो था किस राज्य में पड़ता था, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में था अभी वर्तमान स्वरूप में, ठीक है। अब प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी की बात करेंगे और कौन कौन था, तो माहे, कराईकल, बालासोर, कलकत्ता और पांडिचेरी। बालासोर ओडिशा में पड़ता था, ठीक है। तो प्रमुख फ्रांसीसी कंपनी की बात करें, कौन कौन सा फ्रांसीसी कंपनी? माहे था, कराईकल था, बालासोर था, कलकत्ता था, पांडिचेरी था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? डेस इंडेस ओरिएंटलस कंपनी। स्थापना लुइस 14वां के शासनकाल में। तो एक ही ध्यान में, ये सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी थी। इसी वजह से इसके असफल होने का सबसे बड़ा रीजन जो था, सरकारी होना ही इसका मतलब सबसे बड़ा रीजन जो था। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। आप देखेंगे कर्नाटक, पहला कर्नाटक युद्ध का समय काल कब से कब था, तो क्या बताएंगे? 1740 से 1748 तक, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध का समय काल कब से कब था, तो क्या बताएंगे? 1740 से लेकर 1748 तक। ये जो लड़ाई जो थी, ठीक है, हाँ ठीक है, 46 तक मुख्यतः चला था, लेकिन मतलब इसका एक्सटेंशन भी आप देखेंगे तो 1748 में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एलेक्सला सेपल की, वहां पे एलेक्सला सेपल की संधि हुई थी, ठीक है। अब पहला कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, युद्ध 46 में ही बंद हो गया था, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो ये उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध। क्या ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण यूरोप में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का मतलब क्या हुआ? विस्तार था। 1747 में कौन सी संधि होती है? एक्सला सेपल की संधि पर मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर के साथ मतलब क्या हुआ? युद्ध जो था वो समाप्त होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक मिनट, ठीक है। तो कौन सी संधि होती है, ध्यान में रखना है। एक्सला सेपल की संधि कब होती है? 48। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखना कब होती है, तो 1748 में मतलब क्या होता है? एक्सला सेपल की संधि होती है और इसी के साथ पहला कर्नाटक युद्ध जो होता है समाप्त हो जाता है, ठीक है। और ये पहला कर्नाटक युद्ध जो था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न पे था। किसके प्रश्न पे था? तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के प्रश्न पे ये लड़ाई हुई थी 1740 से 48 तक। 48 में संधि होती है, एक्सला सेपल की संधि, और उसके बाद समाप्त हो जाती है। संधि कई बार पूछा जाता है, आपको 4 को संधि दे देगा, अब बोलेगा साल को मिलाओ, ठीक है। तो आप एक जगह पे मार्क कर लीजिए एक्सला सेपल की संधि। अगर आपने प्रिंट आउट निकलवाया है तो अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने बोला था सबको प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, ठीक है। तो एक्सला सेपल की संधि कब होती है? 1748 में होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक होता है, तो क्या बताएंगे? 1749 से 54 सर। ठीक है, ये सब तारीख याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 54 में होता है, एक संधि होती है 54 में, ठीक है। हर युद्ध के बाद क्या होगा? एक संधि होगी, ठीक है। 1954 में संधि होती है, कौन सी संधि होती है? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि होती है? ध्यान रखेंगे, पांडिचेरी की मतलब क्या होती है? संधि होती है, ठीक है। निजाम उल मुल्क जो थे, उन्होंने उनकी 1724 में जो उन्होंने एक राज्य बनाया था, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। निजाम शाही राज्य की स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया। ये मुगलों के ही अधीन अधिकारी थे, बाद में इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया था। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी का क्वेश्चन बन के निकला, आखिर इनके बाद उत्तराधिकारी बनेगा कौन? जिसमें फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक में, ठीक है, मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया। तो फ्रांसीसी किसे समर्थन कर रहे थे? दक्कन के क्षेत्र में, ठीक है, मुजफ्फरजंग को, मतलब हैदराबाद कह लीजिए, और कर्नाटक में इसे समझ रहे थे, तो चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे। जबकि ब्रिटिशर्स ने भी अपना दूसरा व्यक्ति को पकड़ा, एक तरफ से नासिर जंग थे और दूसरे से अनवरुद्दीन थे,
ठीक है, दोनों का पक्ष लिया। इसके बाद क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, मतलब लड़ेंगे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, चंदा साहिब अनवरुद्दीन, और एक पक्ष को सपोर्ट करेगा फ्रांसीसी और दूसरे पक्ष को सपोर्ट करेगा कौन, ब्रिटिश। ठीक है, तो इसको बोलते एक तरह का मतलब इसको बोला जाता है ना, ठीक है, मतलब ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश मतलब एक तरह से देखेंगे आमने सामने आ भी नहीं रहे, ठीक है, लेकिन दोनों को मतलब सपोर्ट करके दोनों को बीच में उलझाकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का स्थान जो था इसको युद्ध के धरती के तौर पे फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने मतलब इसको बना दिया। लेकिन क्या होता है, 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है जिसमें मोहम्मद अली खान वलजा को कर्नाटक के नवाब के रूप में मानता दी गई, क्योंकि ये लोग मारे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे, और दूसरे कर्नाटक युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1754 में संधि, कौन सी संधि होती है 1754 में, क्या बताएंगे, तो पौंडीचेरी की संधि होती है। ठीक है, संधि महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। यह भी सपोर्ट पूछा जाता है फ्रांसीसियों ने किसे समर्थन किया, तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, दक्कन का क्षेत्र कह लीजिए, और कर्नाटक से चंदा साहिब, और जबकि ब्रिटिश ने किसे समर्थन किया, नासिर जंग को और साथ में अनवरुद्दीन को। हालांकि दोनों का दोनों मारा जाता है, दोनों को दोनों ब्रिटिश का सपोर्टर। बाद में 1754 में एक संधि होती है जिसको पांडिचेरी के संधि के नाम से जानते थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध का समय काल कब से कब तक होगा, तो 1749 से लेकर 1754 तक। पहला की बात करेंगे 40 से लेकर 48 तक, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे तीसरा कर्नाटक युद्ध। यह यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसका भारत के एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध पे भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था उसके परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चले था, 1756 से लेकर 1700 लेकर 63 तक, 7 वर्षों की लड़ाई था, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इसका असर आपको भारत में भी आपको देखने को मिला, और इसी के बाद इसी युद्ध को एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध पे भी मतलब क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बांडीवास की लड़ाई होती है 1760 में, आपको देखोगे बांडीवास की लड़ाई होती है, ऐसे फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो जाती है। ये निर्णायक लड़ाई थी, तीसरे कर्नाटक युद्ध में आपको निर्णायक लड़ाई के रूप में बांडीवास की लड़ाई आपको देखने को मिलती है, जो कि 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास या फिर बंदावसी कहते हैं। ठीक है, कहां पे पड़ता है ये वांडीवास, कहां पे पड़ता है, कभी कभी पूछ देगा तो क्या बताएंगे, तमिलनाडु। इसमें ब्रिटिश ने अपना ध्रुव का इक्का जो नहीं होता, जो आखिरी तौर पे जो प्रयोग किया जाता, उसको उतारा, जिसको बोलते जनरल आयरकुट। बुजुर्ग था, काफी एज था, 70 के आसपास इसकी एज रही होगी, उसको मतलब युद्ध में मतलब उतारा जाता है। हाँ, इधर से जो बच्चा जो था, इधर से नया लड़का था, क्योंकि डुप्ले को बुला लिया गया था, कहा जाता फ्रांसीसियों के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे मतलब खराब चीज यही थी, उसने डुप्ले को क्या किया, बुला लिया। ठीक है, और लाली जो था यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था फ्रांसीसी सेना का। फ्रांसीसी सेना पूरी तरीके से मतलब क्या होती है, हार जाती है, पराजित होती है। ठीक है, लेकिन जनरल आयरकुट के पास एक्सपीरियंस भी था, तजुर्बा भी था, बहुत सारा लड़ाई इसने लड़ रखी थी। नेपोलियन वगैरह से भी इसका पाला ऑलरेडी पहले पड़ चुका था। आयरकुट ने आई थिंक नेपोलियन को हराने वाला सेना का नेतृत्व यही था ना, आगे चल के आई थिंक नेपोलियन वाले नेतृत्व में आयरकुट की भूमिका रही होगी। ठीक है, अभी तो नहीं, क्योंकि नेपोलियन तो 1815 के आसपास पराजित हुआ था, उसमें आई थिंक था। ठीक है, तो काफी एक्सपीरियंस पर्सन था। उसके सामने लाली की बात करेंगे, काउंट थॉमस आर्थर दी लाली, उसके पास उतना तजुर्बा भी नहीं था, और सैनिक जो थे इनसे चिढ़े हुए रहते थे, क्योंकि इसका बिहेवियर ठीक नहीं था। दूसरी बार फ्रंट पे जाके सेना का नेतृत्व भी नहीं करता था। बाकी अंग्रेजी सेना के जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी जो होते थे, यहाँ तक कि गवर्नर जनरल लोग जो है, वेलेजनी वगैरह जो है, उन्होंने भी मतलब क्या किया, सेना का मतलब क्या किया, नेतृत्व किया। पेरिस की संधि होती है 1763 में, ध्यान में रखेंगे, और फ्रांसीसी कारखानों को पुनः स्थापित कर दिया गया, लेकिन युद्ध के बाद उसका राजनीतिक प्रभाव मतलब क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 1760 में बांडीवस की लड़ाई होती है, फ्रांसीसी शक्ति बुरी तरीके से पराजित होती है, लेकिन आगे चल के पेरिस की संधि होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद बोला जाता है ठीक है, फ्रांसीसी शक्ति को पुनः स्थापित करते हैं, लेकिन इनका राजनीतिक प्रभाव जो था खत्म हो जाता है। ये भारत में एक जगह जाकर सिमट जाते, जो कि पुडुचेरी का जो इलाका होता है, ठीक है, वहीं पे आप देखोगे तो काफी समय तक रहते हैं, 1954 तक वहां पे अपना एक पकड़ बनाए हुए रहते हैं। मतलब एक हिस्सा में जाके ये पूरे भारत से समाप्त होकर एक छोटे से जगह पे जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला कर्नाटक युद्ध 40 से लेकर 48 तक, 48 में संधि होती है, एक्सला सैपल की संधि होती है।
दूसरा कर्नाटक के 49 से लेकर 54 तक। 54 में मतलब कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि, सॉरी पांडिचेरी की संधि होती है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध में आपकी होती है, कौन सी संधि होती है? तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सी संधि बोलते हैं इसको? पेरिस की संधि बोलती है। तो पहला में एक्सला-सेपल, दूसरा में सूरत और तीसरा में होती है पेरिस की संधि। ठीक है, ये संधियां आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये काफी अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखें। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला वाला में कौन सी संधि? आप लोग बोलिए। चापेल की संधि सर, बिल्कुल, एक्सला चैपल की संधि। दूसरा वाला में कौन सी होती है? तो दूसरा वाला में होती है पौंडीचेरी की संधि। और तीसरे वाले में कौन सी संधि होती है? ठीक है, तो पेरिस की संधि होती है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे फ्रांसीसी ने मतलब क्या किया? पुर्तगाली शक्ति को तो ऑलरेडी पहले ही पराजित कर चुके थे। अब पुर्तगाली भी एक ही जगह पे सिमट के रह गया था। फ्रांसीसी जो इनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, उनको भी पराजित कर चुके थे। दक्कन में इन्होंने पूरा एक अधिकार अपना स्थापित कर लिया। तो इन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया मतलब बंगाल की तरफ इन्होंने अपना झुकाव रखा। सोचा बंगाल पे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बंगाल जो था उस समय बहुत अधिक मतलब, ठीक है, समृद्ध क्षेत्र था। तो बंगाल की तरफ इन्होंने जब अपना ध्यान दिया था, सबसे पहले बंगाल की तरफ ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और शुद्धिकरण होता है, तो प्लासी की लड़ाई होती है। ठीक है, तारीख था 23 जून 1757 की। बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। प्लासी की लड़ाई इसको इसलिए कहते हैं कि उस मैदान में पलास का पेड़ बहुत ज्यादा था, पलास का फूल होता है। ठीक है, उसको उसी वजह से मतलब उसका नाम पड़ा प्लासी की लड़ाई। अब यहाँ पे आप देखोगे से मतलब ये ब्रिटिशर्स जो थे सिराजुद्दौला के द्वारा दिए गए जो दस्तखत राइट जो था उसका गलत प्रयोग कर रहा था। ठीक है, दस्तखत राइट जो था कंपनी के व्यापार के लिए दिया गया था, जबकि कुछ मतलब अंग्रेजी अधिकारी जो थे खुद अपना व्यापार भी चला रहे थे। इसकी वजह से व्यापार में काफी अधिक नुकसान हो रहा था। इसलिए सिराजुद्दौला एक बड़ा सा सेना लेकर पहुंचा फोर्ट विलियम के पास में, मतलब हुगली नदी के तट पे पहुंचा, वहां पे जहाँ पे कोठी थी, और उसने मतलब बहुत सारे मतलब ब्रिटिशर्स को कैद कर, ठीक है, एक जेल में बंद कर देता। छोटा सा जेल नहीं था, एक रूम था। इसको ब्लैक होल त्रासदीप कहते हैं, जिसको काल कोठरी भी कहा जाता है। और इसमें मतलब क्या होता है, 146 लोगों को कहते हैं कैद किया गया अकॉर्डिंग टू हॉरवेल का स्टेटमेंट, जो कि गलत है। ठीक है, जिसमें से 123 लोग जो थे मारे गए और 23 लोग ही मतलब क्या थे, जीवित निकले थे। ठीक है, जून का महीना में कितना गर्मी होता बंगाल में, नॉर्थ इंडिया में, उस समय एक छोटे से कमरे में इतने लोगों को कैद करना, उसके वजह से क्या होता है, डायरेक्ट मतलब टकराव हो जाता है किसके किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव ने मतलब यहाँ पे चाल चला, देखा से सिराजुद्दौला को डायरेक्ट हम पराजित तो नहीं कर सकते, तो उसने अपनी नीति चली और उसने मतलब बंगाल के कुछ भ्रांत लोग और सिराजुद्दौला के सेना के प्रमुख लोगों को अपने साथ मिलाकर गुप्त गठबंधन बनाया, जिसमें मीर जाफर जो था सिराजुद्दौला का मौसा था और साथ में, ठीक है, सेनापति भी था, उसको मिला लिया। जगर से जो कि बहुत बड़ा बैंकर था, उसको भी अपने तरफ मिला लिया। ये सारे के सारे नवाब के विरोधी थे और इसी साजिश के कारण अंग्रेजों ने आसानी से युद्ध को मतलब क्या किया, जीत लिया। सिराजुद्दौला पराजित होता है और साथ में मीर जाफर को जो प्रॉमिस किया गया था, तुम मुझे युद्ध में समर्थन दो, हम तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे, तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी सौंप दी गई, साथ साथ बहुत सारे पैसे भी दिए गए। मतलब इस तरह का चीजें देखने को मिला। मतलब जब चाहे ब्रिटिशर्स जो थे पहुंच जाते थे, खजाना से जितना मन होता था उतना निकाल लेते थे। मतलब मीर जाफर बस एक तरह का पपेट शासक बनकर रह गया था। बाद में मीर जाफर ने भी देखा कि उनसे नहीं बनने वाली, क्योंकि खजाना खाली हो चुका है, अब प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो उसने मतलब अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। तो अंग्रेज ने मीर जाफर के दामाद, जिसका नाम था मीर कासिम को शासक बना दिया। मीर कासिम ने देखा कि मुझे शासक तो बना दिया, लेकिन मैं पपेट नहीं बन के रह सकता, तो उसने अपना राजधानी परिवर्तन किया और उसने वहां पे सेना को सशक्त करना शुरू किया। जब ये बात ब्रिटिशर्स को फिर से नहीं पसंद आई, तो फिर से मीर जाफर को शासक बना दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट को नियुक्त किया। रेजिडेंट जो होता था, जस्ट लाइक समझ लीजिए एक प्रकार का अधिकारी होता था, जो कि ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे सारे के सारे प्रमुख निर्णय लेता था। मतलब शासक एक मात्र का कठपुतली हो गया, क्या करना नहीं करना सब रेजिडेंट निर्णय करेगा। ठीक है, और कलकत्ता पे उनकी संप्रभुता को मान्यता भी दी गई। ठीक है, तो ये ब्लैक होल त्रासदी की घटना ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण घटना थी। 23 जून 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। एक संधि हुई थी, बता सकते अलीनगर की संधि? जी सर। ठीक है, कब हुई थी अलीनगर की संधि? 1757 में हुई थी। स्मॉल डेट क्या है? स्मॉल डेट क्या है? 9 फरवरी।
हाँ ठीक है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि जो था वो हुआ था, ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है, अब आता है बक्सर की युद्ध की बात करेंगे। इसके बाद सब कुछ हो जाता था। ये युद्ध जो था ब्रिटिशर्स ने भले ही जीता था, लेकिन अपने सैन्य ताकत के भरोसे नहीं दिखा था। चापुलिसी मतलब क्या बोलते हैं इन्होंने, क्या बोलते हैं, गुप्त गठबंधन के माध्यम से या फिर गलत तरीके से ये युद्ध जीता गया था। लेकिन व्यापक रूप में अपने सैन्य ताकत का प्रयोग करके जो लड़ाई जो जीता गया था वो कौन सी लड़ाई थी? तो बक्सर की लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई थी? बक्सर की लड़ाई थी। ठीक है, बक्सर की लड़ाई की बात करेंगे कब होता है तो ध्यान में रखना है, कब होता है बक्सर की लड़ाई? तो 1764 में। ठीक है, 1764 में, ध्यान में रखिएगा 1764 में क्या होता है, बक्सर की लड़ाई होती है। स्मॉल डेट की बात करेंगे तो कौन सी स्मॉल डेट थी बक्सर की लड़ाई में? तो 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर का दिन था। इस दिन मतलब क्या था, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंपनी ने दस्तखत व्यापार परमिट का दुरुपयोग किया जिससे नवाब को वित्तीय नुकसान हुआ। इस तरह तनाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, और इस समय शासक जो था बक्सर के युद्ध के समय शासक जो था मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था। ठीक है, तो मीर कासिम ने बोला ठीक है, कंपनी जब दस्तखत का दुरुपयोग कर रही, अपना भी व्यापार करे तो ऐसा कर तुम सभी के लिए व्यापार फ्री कर देते हैं। इसने भारतीयों के लिए भी मतलब क्या कर दिया, व्यापार को फ्री कर दिया। क्या कंपनी, क्या भारतीय व्यापार सबके लिए फ्री हो गया, टैक्स फ्री हो गया तो क्या होगा, सबके लिए मतलब एक जैसा हो गया, तो कहीं ना कहीं से ब्रिटिशर्स को नुकसान होने लगा। तो इन्होंने मतलब उस समय के वर्तमान नवाब जो था उनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। अब हेक्टर मुंडो जो था, अगर बोलेंगे अगर मैं बोलूं से 1757 में प्लासी की लड़ाई के में नेतृत्व कौन कर रहा था ब्रिटिशर्स का, क्या बताएंगे? क्लाइव था। ठीक है, ध्यान रखें क्लाइव था। क्लाइव को क्या बोला जाता है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। अब बक्सर के युद्ध में जो ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था हेक्टर मुंडरो, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और मीर कासिम तथा उसके सहयोगों पर निर्णायक जीत हासिल की। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब, यहाँ पे अवध के नवाब भी थे, मुगल शासक भी थे और साथ में बंगाल के नवाब, तीनों को संयुक्त रूप से पराजित करता है। ठीक है, मुनरो। बाद में रॉबर्ट क्लाइव आता है, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय से मतलब क्या होता है, इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि की बात करेंगे, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, महत्वपूर्ण संधि है। नवाब सुजाउद्दौला कौन थे? अवध का नवाब था, ने इलाहाबाद और करा को बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति जताई। तो नवाब सुजाउद्दौला की बात करेंगे, उस समय अवध का नवाब था, तो इलाहाबाद और करा को मतलब क्या किया, बादशाह शाह आलम द्वितीय जो कि उस समय मुगल शासक था उसको सौंपने की मतलब अनुमति जताई। लेकिन इसके बदले में अंग्रेजों को काफी पैसा मिला था। ठीक है, आई थिंक 26 लाख के आसपास कुछ पैसा मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्रिटिशर्स को पैसा दिया गया, उसके बाद मतलब किला जो होता है शाह आलम द्वितीय को मिल जाता है। शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में रहने के लिए सहमति जताई, ये अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया। फिर आगे चल के इसको शासक बना दिया जाता है, इन कुछ समय के लिए अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। बाद में मराठों के सहयोग से बाद में फिर से दिल्ली का शासक बनता है। इसमें इस सारे चीजों में बक्सर के युद्ध में एक तरह से ब्रिटिशर्स को काफी सशक्त स्थिति में ला दिया। अवध के नवाब ने कंपनी के संरक्षण उसे सौंप दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी का फरमान जारी किया गया। ठीक है, तो काफी बड़ा डिसीजन था। क्या हुआ, तो यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का भी फरमान आपको जारी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इलाहाबाद के संधि के बाद ब्रिटिशर जो था काफी अधिक सशक्त, बंगाल अब इसके हाथों में आएगा, बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया। तो इसी सबको देखते हुए बंगाल में द्वैध शासन आपको देखने को मिलता है, डार्की। ठीक है, डार्की एक पुस्तक थी, इसको लियोनेस कार्टियस ने लिखा था। डार्की शब्द का उत्पत्ति जो था कार्टियस की थी। ठीक है, लियोनेस कार्टियस की। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन का शासनकाल आपको कब से कब तक दिखेगा, 1765 से लेकर 1772 तक दिखेगा। रेगुलेटरी एक्ट जब आती है तो उसमें आपको द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग 7 वर्षों तक बंगाल में द्वैध शासन रहेगा। कब तक रहेगा, तो 1765 से लेके 1775 तक आपको 1772 तक आपको बंगाल में क्या देखने को मिलेगा, द्वैध शासन। अब द्वैध शासन होता क्या था, तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी ये शासन, जिसमें ठीक है कंपनी और नवाब दोनों के दोनों शासन करते थे। कंपनी के पास निजामत अधिकार होता था और दीवानी, कंपनी के पास निजामत और दीवानी अधिकार दोनों होते थे। मतलब कानून की शक्ति क्या हो, कोई क्राइम वगैरह करेगा, ठीक है, वो भी मतलब कंपनी के पास। निजामत की बात करेंगे, जो फंडिंग वगैरह जो होता, पैसा रुपया का जो भी शक्ति जो था, सबके पास कंपनी के पास था।
तो नवाब क्या करेगा, तो नवाब की बात एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, और घरेलू शक्ति जो थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलेगा, साफ सफाई किस प्रकार से होगा, प्रशासन किस प्रकार से चलेगी, जिम्मेवारी वाला काम था सबके सब नवाब को दे दिया गया। ठीक है, पैसा, ठीक है, दीवानी राइट्स, ये सबके सब किसके पास है, मतलब निजामत और दीवानी राइट्स किसके पास था, दीवानी का मतलब राजस्व वसूलने वाला, सबके सब किसके पास था, तो बंगाल के जो उस समय ब्रिटिशर्स जो थे, रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के पास, सिंपल शब्दों में। तो रॉबर्ट क्लाइव ने आपका द्वैध शासन को मतलब क्या किया, शुरुआत किया, और वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो 1772 में आपका वारेन हेस्टिंग्स आपका जो था, 1772 में ही ना, 1772 से लेके 1785 तक आई थिंक ये रहता है। ठीक है, तो 1772 में जो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का जब गवर्नर बनता है कंपनी के अधीन, ठीक है, तो इसने मतलब क्या किया, द्वैध शासन को, प्रणाली को क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बंगाल में द्वैध शासन का समयकाल कब से कब तक, क्या बताएंगे आप? 1772 तक। बिल्कुल, 1765 से लेके 1772 तक। अब साल आ जाता है, हम लोग चलेंगे मैसूर। देखिए, जहां पर भी आंगल अगर लगा होगा तो आंगल का मतलब होता है वहां पर ब्रिटिशर्स का मतलब क्या होगा, उपस्थिति होगा। ठीक है, आंगल मैसूर युद्ध। अब आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, ये 1767 से लेकर 69 तक प्रथम आंगल मैसूर युद्ध चलता है, फर्स्ट था। हैदर अली जो था मैसूर राजवंश का संस्थापक था, टीपू के पिताजी, मद्रास पे हमला किया और अंग्रेजों को मैसूर के लिए अनुकूल परिणामों के साथ मद्रास की संधि के लिए मजबूर किया। तो प्रथम मैसूर युद्ध में बात करेंगे तो पूरी तरीके से हैदर का विजय था, क्योंकि अंग्रेज जो था उस समय बक्सर जीते थे, और ये उनके लिए बहुत ही अपमानजनक था, क्योंकि यहाँ पे हैदर ने क्या किया, अपने शर्तों पे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को संधि करने के लिए बाध्य किया। कौन सी संधि होती है? पहला में मद्रास की संधि होती है। प्रथम में कौन सी संधि होती है? मद्रास की क्या होती है? संधि होती है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा होता है? मद्रास की संधि होती है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध में। इस युद्ध में जीत की बात, हालांकि कोई क्षेत्र का किसी विशेष को तो किसी को लाभ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे शर्तों पे हैदर ने मनवा लिया था ब्रिटिशर्स को, इसलिए कहा जाता है जीत की बात करेंगे तो हैदर की जीत थी। अब चलेंगे दूसरा, ये कब हुआ था? तो ध्यान में 1767 से लेकर 69 तक चला था, और इसमें क्या होता है? मद्रास की संधि होता है, ध्यान में रखेंगे। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, 1780 से लेकर 84 तक होता है। इसमें हैदर की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, देखिए इसमें दो शासक रहेंगे। ठीक है, 1780 से लेकर इसका नेतृत्व 1782 तक कौन करेगा? हैदर करेगा। 82 में टीपू की मृत्यु होती है, और 82 से लेके, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1782 से लेके, ठीक है, 1782 से लेके 84 तक इसमें कौन आएगा युद्ध के फ्रेम में? तो टीपू आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध जो था 1780 से लेकर 84 तक होता है। ठीक है, हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा निजाम के साथ गठबंधन किया। ठीक है, यहाँ पे मराठा जो थे, निजाम जो थे, जल्दी किसी में मिल जाते थे, तो इसमें मतलब क्या किया हैदर ने? उनके साथ मतलब क्या किया? संधि कर लिया ब्रिटिशर्स को पराजित करने के लिए, और उन्होंने कर्नाटक में हमला किया, अर्काट पे कब्जा किया। 1781 में कर्नल वैली के नेतृत्व वाला अंग्रेजी सेना को हराया। कर्नल वैली एक अच्छा सेनानायक था, वहां पे मतलब अर्काट पे जब कब्जा किया तो 1781 में कर्नल वैली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया। अब यहाँ पे मतलब फिर आयरकुट आ गया। ठीक है, वही आयरकुट। इससे पहले आयरकुट कहाँ पे आप लोगों ने देखा था? कर्नाटक वॉर में, बांडीवास पे। ठीक है, बांडीवास में आपने कर्नाटक, बांडीवास में 1760 में आपको आयरकुट को आपने देखा था। जहां पर भी ब्रिटिश जो थे, ठीक है, अपने आप को समझते, अपने आप को हारा हुआ मतलब लगता था यहाँ पर मतलब चीजें गड़बड़ हो रही, जब इनके प्रमुख सेनानायक पराजित होते थे तो दो व्यक्ति को भेजते थे, एक तो आयरकुट था, दूसरा हेक्टर मुंडो था। जैसे बक्सर में भी हेक्टर मुंडो था, और यहाँ पे क्या होता है? आयरकुट को फिर भेजा जाता है। ठीक है, जब आयरकुट आया तो समझे ब्रिटिशर्स का विजय है ये। ठीक है, तो जनरल आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेज ने हैदर के गठबंधन से मराठा निजाम को अलग करने में कामयाब हो गए, क्योंकि मराठा भी साथ में था, साथ में निजाम भी साथ में था। इन लोग को जहां पर भी प्रॉफिट मिलता था, थोड़ा सा क्षेत्र दे दीजिए, थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, उनके साथ ही मिल जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आयरकुट ने मतलब क्या किया? बहुत चालाकी से मराठा और निजाम को अलग कर दिया। हैदर अकेला पड़ जाता है, और अंग्रेजों का सामना होता है पोट्रोनवा नामक जगह पे। ठीक है, 1781 में, और 1781 में उन्हें पोट्रोनवा में हार का सामना करा। ठीक है, 1781 में हैदर को पराजित किया किसने?
आयरकुट ने, ठीक है। हालांकि इस युद्ध में कुछ विशेष नहीं होता, इसका कुछ विशेष लाभ नहीं मिलता है, बस एक तरह का बोल सकते हैं नैतिक जीत भले ब्रिटिश का मान सकते हैं। हालांकि हैदर भी इसमें मारा नहीं जाता, बोलोगे 1782 में हैदर मर गया तो क्या फोर्टो-नोवा के इससे संबंध था? बिल्कुल कोई संबंध नहीं था, ठीक है। हैदर की आम मृत्यु हुई थी, हालांकि घायल हो गया था, एक नॉर्मल डेथ हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई थी, ना कि युद्ध में। 1782 में हैदर की कैंसर की वजह से इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उसका बेटा जो था टीपू सुल्तान, वह मतलब युद्ध का नेतृत्व किया। 1 साल तक आगे भी युद्ध चला, मतलब 82, 83, 84 तक चला, लेकिन इसका कोई निर्णायक नतीजा जो था नहीं निकलने को मिला। तो बोल सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसी की मतलब क्या होती है, विजयी नहीं होती। 1784 में, ठीक है, कौन सी संधि? पहले वाला मद्रास था, यहाँ पे मैंगलोर की संधि होती है, और शत्रुता के दौरान दोनों पक्षों द्वारा लिए गए क्षेत्रों को वापस करने में मदद की, ठीक है। दोनों लोगों ने अपने अपने क्षेत्र को मतलब क्या किए, लौटा दिए। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिलेगा, ये हैदर जो था, ठीक है, बहुत अधिक चालाक था। जब भी इनको लगता था मराठा निजाम को आपस में मिला लेते, ब्रिटिश को चुनौती देते थे। पहले वाला में भी था, पहले वाला में मिला के रखा, दूसरे वाला में मिला के रखा। लेकिन ये बहुत अच्छा कि राजनीतिक के साथ बहुत अच्छा सेना नायक भी था हैदर। लेकिन ये जो था ना, टीपू जो था ना, बहुत अच्छा सेना नायक तो था, लेकिन बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं था, ठीक है। कभी भी मतलब क्या होता है, मराठा निजाम को आपस में नहीं मिला पाया, ठीक है। मराठा निजाम अब किसके साथ मिल जाएंगे? तो ब्रिटिश के साथ मिल जाएंगे। अब देखेंगे तीसरा जो अंगल मैसूरू 1792 में आपका ये शुरू होता है, ठीक है। तीसरा अंगल मैसूरू, ठीक है, 84 में संधि होती है, लेकिन फिर टूट जाती है 92 में। अभी जब टीपू और त्रावणकोर राज्य के मध्य में विवाद युद्ध में बदल गया, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने त्रावणकोर का पक्ष लिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया और हमले में क्या रहे, सफल रहे, ठीक है। ये काफी समय तक नहीं चलता, 1792 में ही आपका शुरू होता है। उसी समय एक संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो पहला वाला में ध्यान रखिएगा मद्रास था, फिर मतलब होता मैंगलोर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको लोग MMS करके भी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो मद्रास, मैं तो कहूंगा सबसे अच्छा ध्यान रखिए, मद्रास सबसे बड़ा शहर है, उससे छोटा शहर मैंगलोर है, और उससे भी छोटा शहर श्रीरंगपट्टनम है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो पहला वाला में मद्रास की संधि, दूसरे में मैंगलोर की संधि, और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये तीसरा वाला युद्ध जो था टीपू का महत्वाकांक्षी था, इसने मतलब खुद इस युद्ध की शुरुआत की थी, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स की गलती नहीं मानी जाती, इसने अपने आप को थोड़ा सा अपने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए इसने क्या किया, त्रावणकोर राज्य पे हमला किया, और ब्रिटिशर्स जो थे त्रावणकोर के साथ आ गए, और यहाँ पे मतलब क्या होता है, इसमें पराजित होता है टीपू, ठीक है। और इसमें टीपू के साथ बहुत ही अपमानजनक संधि किया गया। मतलब कहते हैं ना, प्रथम वाले में जो ब्रिटिशर्स के साथ जो संधि हुई थी, उसमें मतलब यहाँ पे टीपू के साथ हुआ। युद्ध हर जाने के तौर पे टीपू से 3 करोड़ रुपए की मतलब ध्यान रखेंगे मांग की गई थी, 3 करोड़ रुपए, ठीक है। और न देने के क्रम में उनके जो बच्चे जो थे उनको भी कैद कर लिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए काफी महत्वपूर्ण है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? 1792 के फलस्वरूप क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने बरामहल, डिंडीगुल और मालाबार पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में पूछेगा टीपू का मतलब अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं बनती थी, तो वो टीपू का जो क्षेत्र जो था वो काफी महत्वपूर्ण था। वहां पे खेती होती थी, रेशम के लिए जाना जाता था, मसालों के लिए क्षेत्र जाना जाता था, और भी महत्वपूर्ण चीजों के लिए। और टीपू जो था ना, अपने राज्य का एक्सेस मतलब ब्रिटिशर्स को नहीं देना पड़ता था। और जब ब्रिटिशर्स को जब व्यापार में जब नुकसान होता था ना, तो फिर वो मतलब लड़ाई करते थे। अब ब्रिटिशर्स जो था कभी भी लड़ाई करेंगे ना, तो व्यापार को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ब्रिटिशर्स कंपनी बहुत अधिक सफल रही, ठीक है। शुरू में उनका नारा था केवल व्यापार, राज्य नहीं केवल व्यापार, तो केवल हम लोग व्यापार करने हैं। बाद में इन्होंने क्या किया, व्यापार के साथ साथ मतलब क्या किया, देशी शासकों से उलझने लगे, और व्यापार के साथ इन्होंने मतलब क्या किया, युद्ध की भी शुरुआत कर दी। और जब युद्ध की शुरुआत हुआ तो इन्होंने देखा सर हम तो यहाँ पे साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, इन्होंने क्षेत्र का विस्तार करना भी शुरू किया। व्यापार को कभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं। फ्रांसीसी कंपनी का सबसे बड़ा सफल होने का कारण क्या था, ये जब लड़ाई लड़ते थे तो व्यापार को भूल जाते थे, तो फंड की कमी हो जाती थी, जब पैसा नहीं लड़ेगा तो लड़ाई कहां से लड़ोगे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे अपना व्यापार साथ साथ करते, कुछ भी हो जाए व्यापार कभी बंद नहीं करते थे, ठीक है। तो टीपू के साथ इसका सबसे बड़ा मतभेद का कारण था, टीपू के राज्य में व्यापार करने की इनकी अनुमति नहीं थी, ठीक है। और वो काफी वो इंपोर्टेंट क्षेत्र था, समुद्र से लगा हुआ इलाका था, रेशम मिलता था, चाय मिलता था, कॉफी मिलता था, सब मिलता था। मतलब अगर बात करें तो कैश क्रॉप्स के लिए जाना जाता था वो इलाका,
ठीक है। डिंडीगुला मालाबार पे क्या करता, नियंत्रण कर लेता। 1792 की अपमानजनक संधि थी, टीपू को ब्रिटिश के हर शर्त मानना पड़ता है। अब चौथा अंगल मैसूर युद्ध जो होता है, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो एक तरह से देखें ब्रिटिशर्स की गलती थी। अब देखा टीपू, उनके लिए काफी अधिक दिक्कत हो रहा है कि टीपू फ्रांसीसियों के साथ संधि कर रहा था। टीपू जो था ऑटोमन एम्पायर के साथ संधि कर रहा था, जो कि मतलब इन्होंने एक नीति निकाली, इस बार जो ब्रिटिश के साथ दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। तो लगा से मतलब नेपोलियन उस समय यूरोप में एकदम चरम पे था, ब्रिटिश के नाक क्या बोलते हैं नाक में दम करके रखा था। अगर यहाँ पे ब्रिटिश को लगा से टीपू का यही अगर चाल चलते रहेगा तो नेपोलियन हो सकता है भारत आ सकता है। नेपोलियन यहाँ तक मिस्र तक आ भी गया था। तो इस सबको देखते हुए टीपू को टैक डाउन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे चतुर्थ अंगल मैसूर की शुरुआत होती है। 1799 में शुरुआत होती है। इस युद्ध में टीपू जो था मारा जाता है। वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और अंग्रेजों द्वारा अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश की। क्योंकि तीसरे वाले युद्ध में किसकी अपमान हुई थी? टीपू की अपमान हुई थी, ठीक है, क्योंकि 3 करोड़ रुपया भी लिया था, बच्चे को कैद भी कर लिया गया था, क्षेत्र भी ले लिया गया था। काफी अपमानजनक संधि थी। अब ब्रिटिशर्स के लिए पहला अपमानजनक संधि कौन था? पहला वाला युद्ध जो था, जो कि हैदर ने अपने शर्तों पे किया था। क्योंकि ब्रिटिश से एकदम 1765 में बक्सर जीत के एकदम मस्त थे, उनको लगा से हम है सो वही है, ठीक है, मैं ही मैं हूं। लेकिन जब वहां पे जब पराजित जो होते प्रथम वाले में, तो वहां पे हैदर ने अपने शर्तों पे संधि किया। ये तीसरे चतुर्थ बारा में क्या होता है, टीपू का बड़ा अपमान हुआ, ठीक है। नया गवर्नर जो था लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड वेलेजली जो था नया गवर्नर बनकर आता है। टीपू के फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती की चिंता की, उन्होंने उसे दंडित करने की कोशिश की। सबसे बड़ा ये ब्रिटिश जो थे फ्रांसीसी से बड़ा डरते थे। अभी के समय काल में ब्रिटिश जो थे फ्रांसीसी से काफी अधिक डरेंगे। और आगे चल के आप देखोगे 1800-1900 के आसपास जब शुरू हो जाए, 1900 के आसपास मेनली, तो ये रशियन से बड़ा डरेंगे। क्योंकि इनके डर था से कहीं अफगानिस्तान होते हुए रसिया कहीं भारत में ना आ जाए, इसलिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बार बार अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। तो अभी के समय ये फ्रांसीसी से डर रहे हैं, बाद में रसिया से डरेंगे। इनका डर था अगर ये लोग अगर भारत पे कब्जा आएगा तो भारत जो है हमसे एक सोने का चिड़िया जो हमारे हाथों से निकल जाएगा, ठीक है। तो टीपू की फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती जो थी, टीपू जो था फ्रांसीसी से दोस्ती किया, अपने आप को नागरिक कहने लगा, सिटीजन, नागरिक टीपू, ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा दिया। इन सबसे ये लॉर्ड वेलेजली था काफी अधिक मतलब चिंता था। उन्होंने टीपू को अंग्रेज जनरल स्टूअर्ट हैरिस के हाथों हार का सामना करना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उसमें वेलेजली तो था, लेकिन टीपू को अंग्रेज जनरल स्टूअर्ट हैरिस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध में जो था, ध्यान रखें, अंग्रेजों का मतलब क्या होता है, मराठा का समर्थन मिला। और अंग्रेजों को मराठा और मतलब निजाम का समर्थन मिला। और मराठा निजाम ने जो ब्रिटिश को समझौता किया, इनको मिला क्या था, छोटा सा इलाका मिला। इसलिए कथन कहा जाता है, वेलेजली ने कहा था, तो मैंने अपने दुश्मन को पराजित तो कर दिया, लेकिन अपने मित्र को बिल्कुल भी ताकतवर नहीं बनने दिया। मतलब मेरे जो सहायक जो थे, सपोर्टर जो थे, मराठा निजाम, उनको मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपने दुश्मन को पूरी तरीके से पंगु बना दिया। इस युद्ध में टीपू जो होता 1799 में मारा जाता है। और 1799 में आपका कौन सी संधि होगी, तो कोई संधि नहीं होती है, ठीक है, एक सहायक संधि की बात करेंगे। वाडियार राजवंश के जो हिंदू शासक वाडियार राजवंश का चिक्का कृष्णदास तृतीय, छोटा सा बालक था 7-8 साल का, उसको शासक बना दिया जाता है। अब मैसूर के साथ सहायक संधि कर ली जाती है। मतलब मैसूर को एक तरह से देखे जाएंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया जाता है, विलय कर दिया जाता है। इस तरीके से मतलब क्या होगा, टीपू का रोल क्या होगा, यहाँ पे समाप्त होगा। अरे युद्ध अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, देखेंगे इस तरह से भारत की जो सबसे प्रमुख शक्ति जो थी टीपू सुल्तान, ठीक है, वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे पूरी तरीके से मतलब क्या होता है, ओपनली खुला हो जाते हैं, ठीक है। अब इनको कोई भी मतलब कहीं से भी कोई कहने वाला नहीं। अब इनके लिए एक ही चुनौती बनकर निकलेगा कि इनके लिए निजाम कभी भी चुनौती नहीं थी, इनके लिए अब मराठा एक चुनौती रह जाएगा, ठीक है। आगे चल के फिर 18वीं शताब्दी में जाओगे, 19वीं शताब्दी में जाओगे तो सिख साम्राज्य चुनौती बनकर निकलेगा, लेकिन अभी फिलहाल मराठा, ठीक है। मैसूर ने पिछले हिंदुशाही परिवार के कुछ नवयुवक का नया महाराजा बना, जिसका नाम है चिक्का कृष्णदास तृतीय, जो सहायक संधि के अधीन था, ठीक है, बालक था छोटा सा। और यहाँ पे टीपू जब पूछा गया, मतलब ब्रिटिशर्स से जवाब माना गया, क्योंकि देखिए कभी भी ब्रिटिशर्स जो था भारत में युद्ध करता था, व्यापार के लिए करता था, किसी भी सिटिंग शासक को मारता नहीं था। जब पूछा गया आपने भारत में एक, ठीक है, सिटिंग शासक को मार दिया, तो उसने बोला, ब्रिटिशर्स को वेलेजली ने जवाब दिया, वो काफी अधिक जो था सांप्रदायिक था, उससे पूरे जनता जो थी ट्रस्ट हो चुकी थी, हिंदू के ऊपर बड़ा जुर्म करता था।
तो इस तरीके से टीपू के ऊपर एक तरह से एक दाग भी लगा, सो एक तरह का बहुत ही सांप्रदायिक शासक था। ठीक है, क्योंकि इस दाग को लगाने वाला कोई नहीं था, समकालीन ब्रिटिश लेखक थे और समकालीन ब्रिटिश प्रशासन था। मतलब उनको जस्टिफाई करना था ना, तो आपने एक शासक को कैसे मार दिया, तो जस्टिफाई में यही किया। सो काफी अधिक मतलब क्या था, सांप्रदायिक था। हिंदू जनता जो थे उसे त्रस्त हो चुका था, उसका मरना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि हिंदू जनता को उसने बहुत अधिक कष्ट पहुंचाया था। ठीक है, तो ये जो संक्षिप्त में कहानी जो था टीपू का कहानी था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा। ठीक है, पढ़ा दूं मराठा? 1 घंटा हो जी गया सर। है। सर करवाइए। ठीक है, मराठा करवा देते हैं। इसको 7 दिन में समाप्त करना है। अब फिर इसको 2 से 3 बार करवा देंगे ना, तो याद हो जाएगी चीजें। मैंने क्या बोला, सबसे पहले बंगाल में उलझे। ये बंगाल में उलझे तो ईस्ट और ईस्ट का क्षेत्र, ठीक है, बंगाल वाला ईस्ट के साथ नॉर्थ इंडिया का सारा क्षेत्र इसके हाथों में आ गया। उसके बाद इन्होंने साउथ पे कब्जा किया टीपू से उलझकर। अब फ्रांसीसी शक्ति को बाहर के साउथ भी अब इनके अंदर कब्जा आ गया। अब इनके लिए जो सबसे बड़ा चुनौती जो कौन उभरेगा, मराठा। अब मराठा के बाद चुनौती कौन इनके लिए उभरेगा, सिख। जब मराठा और सिख पर भी कंट्रोल करेंगे तो संपूर्ण भारत पे इनका क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। और तब तक साल आ जाएगी 1857 की साल आ जाएगी। 1857 में कंपनी भी समाप्त हो जाता है उसके बाद, एक तरह से देखेंगे तो। और मूल रूप से आप देखिए ब्रिटिश इंपायर मतलब क्या होता है भारत में, मतलब क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रिटिश इंपायर की बात करेंगे, इतना सा तो ब्रिटिश एक टापू पे बसा हुआ है, लेकिन इसका दुनिया में लगभग सभी जगह पे इसका राज्य था। इसलिए कहते हैं नेवर सनसेट ऑफ ब्रिटिश इंपायर, मतलब ब्रिटिश इंपायर का सूर्यास्त कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो इतना वाला क्षेत्र था, भले ही एक क्षेत्र में सूर्यास्त हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में ठीक है सूर्योदय ही रहता है। ठीक है, तो नेवर सनसेट ऑफ ब्रिटिश इंपायर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक मतलब क्या किया, एक्सटेंशन किया। ब्रिटिश इंपायर के बाद अगर किसी ने अगर एक्सटेंशन किया दुनिया में तो इडुटेरिया है। ठीक है, बिहार के हर जिला में हर जगह पे उसने अपना सेंटर स्थापित कर दिया। ठीक है, अब 3-3 हजार में अपना कोर्स बेच रहा है। ठीक है, अब चलते आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो कब होता है, 1775 से लेके 1782 में। ठीक है, कब से कब तक, 1775 से लेके 1782 में। देखिए, कोई भी युद्ध की जब शुरुआत होती है, ठीक है, कोई भी युद्ध की जब शुरुआत होती है तो ध्यान में रखना है, तो कोई ना कोई संधि होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, तो देखेंगे कोई ना कोई संधि होती है। तो पहला युद्ध जो था आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे 1775 से लेकर 82 तक। ठीक है, मराठा उत्तराधिकारी के संघर्ष के कारण सभाई माधव राव ने रघुनाथ राव का मतलब क्या किया, समर्थन किया। इसमें क्या होता है, सूरत की संधि, सूरत की संधि ने सालसोट और बेसिन पे अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ठीक है, हाँ, इसमें सालाबाई की संधि तो बाद में ना 82 में होती है सालाबाई की संधि। ठीक है, संधि का उल्लंघन के कारण युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बडगांव की संधि हुई। ठीक है, हेस्टिंग ने बडगांव की संधि को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सिंधिया को हराने के बाद सालाबाई की संधि हुई। ठीक है, तो सालाबाई की संधि जो होती है 1782 में होती है। ठीक है, तो पहला वाला जो पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सी संधि होती है, तो ध्यान में रखिएगा, तो सालाबाई की संधि होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो मराठा उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण सवाई माधवराव ने रघुनाथ राव का समर्थन किया। ठीक है, और यहाँ पे मराठा उत्तराधिकारी के संघर्ष के कारण सवाई माधवराव ने किसका समर्थन किया, रघुनाथ राव का। ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। और सूरत की संधि ने सालसोट और बेसिन को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ठीक है, मतलब रघुनाथ राव जो था, ठीक है, किसके साथ मिल जाता है, ब्रिटिश के साथ मिल जाता है, सूरत की संधि करता है, और सालसोट और बेसिन को मतलब क्या होता है, अंग्रेजों को सौंप दिया गया। बाद में जाके इसी सूरत के संधि का मतलब उल्लंघन होता है, और उसके बाद बडगांव की संधि होती है। लेकिन बडगांव की संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद में देखेंगे तो सालाबाई की संधि होती है 1782 में, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समय काल की बात करेंगे 1775 से लेकर 82 तक होगा। ठीक है, कौन सी संधि होती है, ध्यान रखिए, सालाबाई की संधि होती है। हाँ, आप देखेंगे बसिन का संधि जो आप देखेंगे होता है, सालाबाई की संधि की बात करें 82 में होता है। उसके बाद एक संधि होती है 1802 में, बसिन की संधि। ठीक है, उसी का उल्लंघन के बाद आपको देखोगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो कि कब से कब तक चलेगा, 1803 से लेकर 5 तक चलेगा। ठीक है, मराठों के फूट ने अंग्रेजों के लिए घुसपैठ आसान बना दिया। ठीक है,
अगर ब्रिटिश अगर किसी से डरते थे तो मराठा से ही डरते थे, लेकिन उनके आपस में ही फूट की वजह से ब्रिटिश के लिए आसान बना दिया। अब बाजीराव द्वितीय ने मतलब क्या किया, बेसिन की संधि पे हस्ताक्षर किया। ये बेसिन की संधि 1802 में होती है, ध्यान में रखिएगा। बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि पे हस्ताक्षर किया और सूरत को कंपनी को सौंप दिया और सैनिकों को मतलब क्या किया, स्वीकार किया। इस संधि ने यूरोपीय रोजगार को प्रतिबंधित कर दिया और संबंधों को अंग्रेजी निगरानी का मतलब क्या किया, अधीन कर दिया। सिंधिया और भोसले ने मतलब क्या किया, इस संधि का विरोध किया। अंग्रेजों से हार गए सिंधिया और भोसले। ठीक है, यहाँ पे सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, देवगांव की संधि होती है और होलकर के साथ मतलब राजपुर घाट की संधि होती है। सभी के साथ अलग अलग संधि होती है। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, भोसले ने विरोध किया तो उनके साथ देवगांव की संधि होती है और होलकर के साथ कौन सी संधि होती है, राजपुर घाट की संधि होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते तृतीय अंगल मराठा युद्ध। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, 1803 से लेके 5 तक द्वितीय अंगल मराठा युद्ध। 1775 से लेके 82 तक अगर बात करेंगे तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय अंगल मराठा, प्रथम में कौन सी संधि होती थी, सालाभाई की संधि होती है 82 में, और द्वितीय में कौन सी संधि होती थी, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, भोसले के साथ देवगांव की संधि होती है, राजपुर घाट के संधि की बात होलकर के साथ होती है। सिंधिया, होलकर, भोसले कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के अधीन ही आते थे। ठीक है, अब मराठा का ही मतलब क्या थे, कैसे समर्थक थे। ठीक है, अब बात करेंगे तृतीय अंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध की बात करेंगे 1717 से लेकर 19 तक होती है। ठीक है, और इसके बाद मराठा साम्राज्य जो था पूरी तरीके से मराठा परिसंघ जो था, जिसमें सिंधिया, होलकर, भोसले सब आते थे, सबको समाप्त कर दिया जाता है। इस समय वायसराय गवर्नर को लॉर्ड हेस्टिंग्स होंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा चाय को छोड़ के चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के बाद ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने पिंडारी विरुद्ध अभियानों को संघर्ष पैदा होगा। पिंडारी जो थे मराठा सेना के अधीन काम करने वाले जो थे मुसलमान सैनिक थे। ठीक है, लेकिन जब मराठा सेना को जब भंग किया जाता तो पिंडारी बेरोजगार हो गए थे। इन्होंने लूट करना शुरू किया, चोरी करना, डकैती करना शुरू किया। और इसमें से कुछ हिस्सा जो होते थे वफादार होने के नाते मराठा साम्राज्य को भी दे देते थे। तो मराठा शासक जो थे पिंडारियों का समर्थन करते थे, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया, पिंडारियों का दमन किया। क्योंकि मराठा साम्राज्य और लॉर्ड हेस्टिंग्स के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बेसिन की संधि, जिसे ब्रिटिश नियंत्रण के सामने आत्मसमर्पण के रूप में जाना जाता, 1802 में हुआ था। अन्य मराठा नेता जो था उनको नाराज कर दिया। मतलब मराठा ने ये संधि क्यों की, 1802 वाला बाजीराव द्वितीय ने जो संधि जो किया था वो कहीं ना कहीं मराठों के लिए अपमानजनक संधि, सबसे अपमानजनक संधि थी। तो खुद ही मतलब ब्रिटिश के गोद में चले गए। बाजीराव द्वितीय ने नागपुर पर मराठा हमले का नेतृत्व किया, लेकिन कमजोर मराठा साम्राज्य के कारण अंग्रेजों उन्हें हरा दिया। पराजित मराठा गुटों के साथ बाद में संधियों पर हस्ताक्षर हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 में मराठा संघ का विघटन हो गया। 1818 में क्या किया गया, मराठा संघ को समाप्त कर दिया, मराठा एम्पायर ही समाप्त कर दिया। इनको मतलब निर्वासित जीवन जीने के लिए कानपुर के पास में कहां पे भेज दिया गया, बेठूर में भेज दिया गया। ठीक है, कानपुर के पास में बेठूर में इनको भेज दिया गया। इन्हीं का दत्तक पुत्र जो था नाना साहब जो थे, ठीक है, नाना साहब जो थे, इन्हीं का दत्तक पुत्र जो था, जिनको बाद में पेंशन देना बंद कर दिया गया। तो 1857 की क्रांति में नाना साहब ने मतलब क्रांति का नेतृत्व किया था कानपुर से। ठीक है, तो 1818 में जो ये ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हुआ था, बाजीराव द्वितीय को निर्वासित जीवन जीने के लिए कानपुर के बेठूर के पास में भेज दिया था। और उन्हीं का दत्तक पुत्र जो थे, गोद लिए हुए पुत्र जो थे नाना साहब, उनका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको सबको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मराठा सुन लीजिएगा। प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बात करें 1775 से लेकर 82 तक, इसमें सालाबाई की संधि होती है 82 में। द्वितीय की बात करेंगे 1803 से लेकर 5 तक थी। 3 प्रकार की संधि होती है, सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ, देवगांव की संधि भोसले के साथ, राजपुर घाट की संधि 1804 में होती है होलकर के साथ। तृतीय अंगल मराठा युद्ध की समय की बात करें 1817 से लेकर 19 तक पिंडारी का इनमें उन्मूलन होता है। इसी बात में मराठा और ब्रिटिश क्या होता है, उलझ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, 1818 में मराठा साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया जाता है। इनको निर्वासित जीवन जीने के लिए पेंशन के रूप में इनको पेंशन भोगी बन जाता बाजीराव द्वितीय, और कानपुर के बेठूर में जाके क्या होते हैं, रहने लगते हैं। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखें आंगल सीक्यू देखेंगे, इसमें कुछ तारीख मिसिंग है। ठीक है, तारीख मैं करवा दूंगा अलग से। ठीक है,
बाकी जो शॉर्ट रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये किताब तभी आपको पढ़ने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को काफी शॉर्ट में दिया है। अब शाम वाली जो क्लास होती है, ठीक है, अभ्यास के नाम से, उसको भी आप लोग किया कीजिए, काफी अधिक बेनिफिशियल लगेगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर आएंगे अभी उसमें, अभी हुए नहीं है कि हो गए हैं, मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक आने वाले होंगे। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग सिख साम्राज्य के बारे में देखेंगे।